हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स अ रिबूट। इसमें हम डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी का डेटा क्या है, जो रीसेंट डेटा आया है इंडिया में, और इसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या रीज़न है कि कंप्यूटर लिटरेसी कम है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। आपको मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसका डेटा जो है कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली एक सबमिट हुआ है एससीओ का, तो एससीओ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स 2025 में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है होम एंड द वर्ल्ड। रिसेंटली एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसमें चेंज किया गया है, उसी में एक और डायमेंशंस को ऐड करने की बात की गई है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स अ रिबूट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल डिवाइड की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ हमें डेटा देना होता है, और कंप्यूटर्स लिटरेसी से रिलेटेड डेटा इस आर्टिकल में दिया हुआ है। हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे वाई कंप्यूटर लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, करेंट स्टेटस क्या है कंप्यूटर लिटरेसी का, कंप्यूटर लिटरेसी इंडिया में कम क्यों है और इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं हमारे इंडिविजुअल यंग लोगों के ऊपर और ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर, ओवरऑल कंट्री के ऊपर। और इसके अलावा हम वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें आपको ऐसे में भी काम आ सकती है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल और जानते हैं वाई कंप्यूटर लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आज दुनिया में कोई भी क्रिटिकल सर्विस हो उसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है सब ऑनलाइन हो चुकी है। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया है। पैंडेमिक के समय हमने देखा था हर एक चीज़ जो है कंप्यूटर से हो रही है। आपको कुछ भी ऑर्डर करना है ऑनलाइन तो आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल है ना, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015 में शुरू किया था टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। और कंप्यूटर एजुकेशन तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद से तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है स्पेशली फ्रॉम द स्टार्ट स्कूल एजुकेशन से, उसमें हमने कंप्यूटर एजुकेशन को इंटीग्रेट किया है। अब आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर क्लास ज़रूर होती है ना। हम जब पढ़ रहे थे तब भी उस समय भी जो है कंप्यूटर क्लास एक वीक में एक बार होती थी। अब फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर क्लासेस होने लगी हैं, बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जा रही है, C++, जावा और न जाने कौन कौन सी। तो अब धीरे धीरे जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो आपके एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स जो कि बच्चों की कंप्यूटर स्किल्स को एनहांस करने के लिए काम आते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी आप गर्मी में भी देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस लगा लेते हैं ना, लैंग्वेज सीखने की क्लास, कंप्यूटर से की बेसिक क्लासेस भी बच्चे लगा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है ये कहीं ना कहीं एक गैप भी बनते जा रहा है, किसके बीच में, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड के बीच में। क्यों बनते जा रहा है ये क्वेश्चन है। क्योंकि कंप्यूटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरा, हर कोई क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा, हर स्कूलों में कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत अंडर प्रिविलेज या अनप्रिविलेज लोग हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ बेयरली क्लासरूम्स होते हैं, टॉयलेट फैसिलिटी होती है, तो कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर लिटरेसी एक डिजिटल डिवाइड भी करने में बहुत बड़ा जो है इसका रोल होते जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिवाइड करने में, हैव और हैव नॉट कैटेगरी बनाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अब करंट स्टेटस और डेटा की बात कर लेते हैं। रिसेंटली
NSS 78th राउंड ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे कंडक्ट हुआ था 2020-21 में, और उसने जो है हाउस होल्ड लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड डेटा को जो है उसमें बताया गया है। कंप्यूटर लिटरेसी डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर स्टैंड एट 24.7 अमॉन्ग इंडिविजुअल एज 15 एंड अबव। इसका मतलब 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं केवल 25 और क्वार्टर पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कंप्यूटर लिटरेट है, मतलब कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं। ये NSS 78 राउंड ऑफ जो सर्वे था उसका ये डेटा है। दिस मार्क्स एन इंक्रीज फ्रॉम 18.4% इन 2017-18 टू 24.7 इन 2021। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 सालों में 6% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लगभग आपका 6% इंक्रीज, 11 से 18% रूरल एरियाज़ में कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ी है। वहीं अर्बन एरियाज़ में भी ऑलमोस्ट 5% के अराउंड ये लिटरेसी बढ़ती हुई दिख रही है। ये जो डेटा है ये कॉज फॉर कंसर्न है। क्यों कॉज फॉर कंसर्न है? क्योंकि इंडिया का डिजिटल एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, डिजिटल इकॉनमी बनाना है एंड ऑल। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एज 15 से ऊपर सिर्फ 25% पॉपुलेशन कंप्यूटर लिटरेट है। इसका मतलब 75% अभी भी इलिटरेट है। इसका मतलब अगर 4 लोगों की हम बात करें जो कि 15 साल से ऊपर हैं, उसमें सिर्फ एक इंसान को कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक स्किल्स है। इसका मतलब 3 लोगों के पास अभी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब बात करते हैं एज ग्रुप में, हमने 15 से ऊपर किया है, अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड करके डेटा को समझते हैं। ठीक, ऑब्वियस है जो यंग लोग होंगे उन्हें ज़्यादा ईजी होता है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो ओल्ड एज में हैं वो जनरली चेंज को रेजिस्ट करते हैं और नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये तो कंफर्म है, ये तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी कंप्यूटर लिटरेसी कम होते हुए दिखाई देगी इस डेटा में। जैसे कि 20 से 24 साल के जो इंडिविजुअल हैं यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी पीक हुई है 45.9% के अराउंड। स्टिल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो कि 20 से 24 साल के बीच की है वो अभी भी कंप्यूटर इलिटरेट है, जो कि चिंता की बात है। वहीं अगर हम देखें ओल्डेस्ट एज ग्रुप 65 से 69 ईयर्स के बीच में, तो यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी केवल 4.4% है ना। तो लोवेस्ट कहाँ पर है 65 टू 69, हाईएस्ट कहाँ पर है 20 टू 24। नाउ मिड एज पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। 20 से 39 ईयर्स के जो इंडिविजुअल हैं, या तो इनका करियर जॉब लग चुकी है या तो ये जॉब सर्च कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कंप्यूटर लिटरेसी डेटा की चर्चा करते हैं। कितना है कंप्यूटर लिटरेसी रेट यहाँ पर? केवल और केवल 35%, 34.8% के अराउंड। इसका मतलब 20 से 40 साल के उम्र के लोगों में केवल 34% लोगों में ही कंप्यूटर लिटरेसी पाई गई है। अगर हम जो डेटा है उसको स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में देखें, तो जो डेवलप्ड स्टेट हैं वहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ज़्यादा होगी, और यही चीज़ जो पुअर स्टेट हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी कम हो जाएगी। तो सेम हम 20 से 39 ईयर्स एज के इंडिविजुअल लें और अक्रॉस स्टेट चेक करें तो केरला में 72.7% कंप्यूटर लिटरेसी है, और वहीं असम में केवल और केवल 17.6% है। असम में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी लोगों की बहुत कम है, और ऑब्वियस है ये वो स्टेट है जो कि बहुत पिछड़े हैं, इसलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस और अवेयरनेस अबाउट कंप्यूटर नहीं है। ज़्यादातर पॉपुलेशन विलेज एरिया में रहती है, तो ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और इसी के कारण आप देखेंगे कि जो पिछड़े स्टेट हैं वहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो इससे होगा क्या?
इससे जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है कि स्टेट में पहले डिवाइड है, जो डेवलप स्टेट है वो और तेज़ी से ग्रो करेंगे क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास कंप्यूटर स्किल्स है, और ये स्टेट जो कि पिछड़े हैं यहाँ के लोग और पिछड़े हो जाएंगे और गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस स्टेट्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो डेवलप स्टेट हैं वो और डेवलप होते चले जाएंगे और जो पुअर स्टेट हैं वो और पुअर होते चले जाएंगे अगर ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो गैप है इसको हमने कम नहीं किया अमॉन्ग स्टेट्स। नाउ अब रीजंस के बारे में बात करते हैं, क्यों इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी केवल और केवल 25% है। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा जो आपको मैन पावर चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। इन सारे रीजंस के कारण क्या हो सकता है कि आपकी जो कंप्यूटर लिटरेसी हो वो कम हो। अगर हम ओल्डर एज ग्रुप के बाद में बात करें तो ओल्डर एज ग्रुप के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं, और इसलिए जो ओल्डर एज ग्रुप है उनमें कंप्यूटर लिटरेसी कम है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। नाउ इंडिविजुअल और इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंप्यूटर लिटरेसी इन टुडेज डिजिटल सोसाइटी कैन रिस्ट्रिक्ट an individual opportunity and experiences. It leads to limited job prospects, social isolation, financial exclusion from online transaction and services, and restricted access to vast information resources. अगर किसी भी इंडिविजुअल को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उसके जो जॉब प्रॉस्पेक्ट हो जाएंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे, सोशल आइसोलेशन हो सकता है क्योंकि आजकल हम मेजॉरिटी जो हमारा इंटरेक्शन है वो कहाँ हो रहा है, वर्चुअल स्पेस में। तो आइसोलेशन, अकेले रहना पड़ सकता है सोशली, प्लस बाकी सभी यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं आता है तो उससे भी आप अलग दिखाई दे सकते हैं, पीछे दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन हो रही तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन भी हो सकता है, और इतनी सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर से मिल सकती है उसको भी आप जो है नहीं पा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू वास्ट इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो ये सारे इंडिविजुअल के ऊपर असर पड़ सकते हैं। ठीक, एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ अडल्ट कॉम्पिटेंसी सर्वे 2014-15 फाउंडेड adult without computer experience are more often unemployed with 52.5% employment rate compared to 72.7 for those with the basic कंप्यूटर स्किल। तो ये आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास बेसिक कंप्यूटर स्किल है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिकली हाई हो सकता है। इसके अलावा सोसाइटी में क्या हो सकता है, क्योस हो सकता है यार इस डिवाइड के कारण, हैव और हैव नॉट, एक स्किल्ड पर्सन हो जाएगा और दूसरे अनस्किल्ड। ऐसे में स्किल गैप, डिजिटल डिवाइड, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी और अनइक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी लोगों के लिए। पे गैप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड हैव नॉट वाली सिचुएशन आ जाएगी, कुछ लोग बहुत रिच हो जाएंगे, कुछ लोग और पुअर हो जाएंगे। ऐसे में इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। इंडिया में ऑलरेडी इनइक्वालिटी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी, सोशल डिस्पैरिटी होगी, जिससे कम्युनल हार्मनी को खतरा हो सकता है ना। जब एक के पास बहुत ज़्यादा हो दूसरे के पास नहीं हो तो फिर पीस खतरे में आ सकता है, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो सकती है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम इसे देख लेते हैं। स्कूल्स शुड इक्विप स्टूडेंट्स with computer skill that will allow them to fully participate in our rapidly changing economies. School education should ensure that all graduating students possess computer literacy skills, as this is crucial to bridge the digital divide. The government should allocate resources towards training of computer personnel and ensure sufficient staffing levels. तो क्या कर सकते हैं हम, जो schools हैं उनको इक्विप करना ज़रूरी है, स्पेशली जो सरकारी स्कूल हैं जो कि रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर कंप्यूटर लैब होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार को इस पे काम करना होगा, रिसोर्सेज अलोकेट करने होंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर पर्सनल हैं है ना, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। एक और इनोवेटिव आइडिया जो मुझे अभी आया है, कॉमन सर्विस सेंटर की बात करते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ये क्या है, हर रूरल एरिया में एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना, हर विलेज में कॉमन सर्विस सेंटर होता है। उसके थ्रू
गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डिजिटली गवर्नमेंट सर्विस। ठीक, तो यहाँ पर एक पर्सनल होता है, उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं और वो सारी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। यही पर्सनल को, इसी पर्सन को अगर ट्रेन किया जाए तो ये विलेज लेवल पर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं अमॉन्ग यूथ एंड अमॉन्ग ओल्डर जनरेशन। एक क्लास ले सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में उनको क्या क्या जानने की ज़रूरत है, कंप्यूटर कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो ये CSC के थ्रू भी सरकार जो है क्या कर सकती है, कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी प्रोवाइड कर सकती है ना। ये आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, ये मुझे अभी यहाँ पर आर्टिकल पढ़ते हुए ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई, तो ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। एडिशनली फॉर ओल्डर पॉपुलेशन आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन टारगेटेड प्रोग्राम्स आर एसेंशियल। जो कि ओल्डर पॉपुलेशन है उनके लिए टारगेटेड प्रोग्राम ज़रूरी है, अलग से प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। डिजिटल साक्षरता तरह के जो प्रोग्राम थे जो सरकार ने कोविड के समय में शुरू किए थे, उसी को आगे बढ़ाने और कंटिन्यूसली जो है उसमें रिसोर्स अलोकेट करने की ज़रूरत है। ठीक, लोकल गवर्निंग बॉडी, पंचायत और NGO बहुत बढ़िया रोल इसमें अदा कर सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम को रन करने में और इम्प्लीमेंट करने में। कहाँ पर, ग्रास रूट लेवल पर, जिसके थ्रू लोगों को एम्पावर किया जा सकेगा और कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाया जा सकेगा, जिसके कारण आने वाले समय में जो डिस्पैरिटी है वो कम हो सकती है, डिजिटल डिवाइड कम हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वे फॉरवर्ड हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 2023 मेंस में SCO के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बार ज़्यादा चांसेस किसके हैं, ब्रिक्स के हैं, क्योंकि ब्रिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और G20 तो पूछा जा ही सकता है। SCO के चांसेस इस बार कम है, लेकिन प्रीलिम्स में अभी तक नहीं आया यार, है ना। तो जो भी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सबमिट हुआ है, 2 दिन का सबमिट है। कहाँ पर कंप्लीट हुआ है, अस्ताना कजाकिस्तान में, जिसमें इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो चाइना के एक्सटर्नल मिनिस्टर से मिले हैं, और ये एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही है इस समिट की। अब SCO के बारे में बात कर लेते हैं। SCO की शुरुआत कब से हुई है। SCO जब इनिशियली बना तो शंघाई 5 ग्रुपिंग के नाम से जाना जाता था। 1996 में ये फॉर्म हुआ। कौन कौन सी 5 कंट्री थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये किसके बैकड्रॉप में बना है, USSR के डिसइंटीग्रेशन के। अगर आप यहाँ कंट्रीज़ देखेंगे तो चाइना, रशिया के अलावा बाकी जो 3 कंट्री है वो सोवियत संघ की कंट्री हुआ करती थी, और ये सारी की सारी कंट्रीज़ डिसइंटीग्रेट हुई थी USSR से, और इंडिपेंडेंट स्टेटस इनको मिला था। तो 91 के बाद जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ तो एक कंसर्न था कि जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप हैं और जो इथनिक टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और उसी को डील करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो SCO के फॉर्म में बना। तो ऑर्गेनाइजेशन वॉज दस क्रिएटेड प्राइमरली फॉर कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। Building on this, SCO was established in Shanghai on June 15, 2001 as an international organization. अभी कितने मेंबर हैं इसमें, 10 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर जो ज्वाइन हुआ है वो है बेलारस। इसके पहले 9 मेंबर थे, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना। आपको शंघाई 5 भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल SCO के मेंबर भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको चाइना, रशिया तो याद रहेगा, ये 3 नाम याद रखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। चीज़ें क्लियर हैं। अब SCO के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। आज के समय में इसका जो सिग्निफिकेंस है जब बना था उससे थोड़ा चेंज हो गया है। आज इसे एशियन कंट्री के नाटो की तरह देखा जा रहा है। ठीक, इट प्राइमरली हैज़ एशियन मेंबर एंड रशिया एंड चाइना हैव
स्ट्रेस इट एज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न ऑर्डर। ठीक, ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न ऑर्डर है उससे उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, और इसी के कारण इसमें ईरान का इंक्लूजन किया गया है, जो कि किसके अगेंस्ट में है, यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में। जो यूनाइटेड स्टेट्स का वर्ल्ड ऑर्डर है उसका वो अपोज करता हुआ आया है। बट डिस्पाइट द डिक्लेरेशन ऑफ लिमिटलेस फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड रशिया ऑफ लेट, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन देम ओवर द इन्फ्लुएंस हियर। पर जो डिक्लेरेशन है ना, जिसमें बार बार बात की जाती है कि लिमिटलेस फ्रेंडशिप रहेगी चाइना और रशिया के बीच में, इस ग्रुपिंग के अंदर हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। किस किस के बीच में, रशिया और चाइना के बीच में। अगर हम बात करें एससीओ की, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो किसका बैकयार्ड था, रशिया का बैकयार्ड था। मतलब जैसे इंडिया का बैकयार्ड क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़, नेपाल, भूटान, उसी तरीके से ये बेलारस हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान, ये सब यूएसएसआर के मेंबर थे। तो ये कहीं ना कहीं रशिया का बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। अब सडनली जो है चाइना का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, और दोनों में कॉम्पिटिशन है कि कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन कंट्री पर रख सकता है। सेंट्रल एशिया की ये जो कंट्रीज़ हैं, ये आपको ध्यान हो तो बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है, जिसको रशिया भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है और चाइना तो करना चाहता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री को ध्यान करेंगे तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया गया था। रशिया चाहता था कि एससीओ में इंडिया आए, लेकिन चाइना जो है पाकिस्तान को लेकर आया ताकि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको वो काउंटर कर सके। रशिया ये चाहता था कि अगर इंडिया आएगा तो इंडिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया पे बढ़ेगा, इंडिया जो है किसी न किसी तरीके से चाइना को काउंटर कर सकता है। चाइना ने बोला पाकिस्तान भी आएगा अगर इंडिया आएगा तो, और पाकिस्तान किसको काउंटर करेगा, बैलेंस करेगा, इंडिया को बैलेंस करेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्री के बीच में एक कंपटीशन दिख रहा है, और ये टग ऑफ वॉर जो है चल रही है एससीओ के अंदर। नाउ इंडिया एंड एससीओ की बात करते हैं। एससीओ का क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल एशियन कंट्री। ये एकमात्र ऐसा फोरम है जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ इंडिया भी है। तो अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंडिया इस प्लेटफॉर्म को, फोरम को यूज़ कर सकता है। अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्री की बात करें, 1991 में ये इंडिपेंडेंट हो गई थी यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होने के बाद, लेकिन उसके बाद इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऑयल हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन इंडिया इस पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाया क्योंकि कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था। अभी धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इंडिया जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने में सक्सेसफुल हो सकता है और इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा क्या है? रेड्स। ठीक, रेड्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का। तो टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इंडिया यूज़ कर सकता है। इसमें चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, और इंडिया को यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री का सपोर्ट भी मिल सकता है, रशिया का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो इन दोनों को कंट्री को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी इंडिया एससीओ का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ऑलमोस्ट फ्रैक्चर हो चुके हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहे, ना ही सार्क में और ना ही किसी और जगह पे। तो एससीओ एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो सकता है जहां पर चाइना और रशिया, ये सारी कंट्रीज़ मिलके पाकिस्तान को फोर्स कर सकती है कि वो अपनी प्रॉक्सी टेररिज्म वाली पॉलिसी को छोड़े और बेटर रिलेशन करे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ही कि अपने रिलेशन को वापस बेहतर कर सकते हैं। लेकिन रोड ब्लॉक्स तो ज़रूर होंगे, जैसे कि 2023 में इंडिया में ही एससीओ समिट हुआ था, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जब इशू किया गया था तो उसमें इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था एक पैराग्राफ को साइन करने से, जिसमें ये बात की जा रही थी कि सारी कंट्री बीआरआई को सपोर्ट कर रही है, जो चाइना का पेट प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा था कि वो सीपैक का भी विरोध करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पीओके से जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। इंडिया ने कहा कि ये उनकी टेरिटरी का ये उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वॉयलेशन है, सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। तो ये कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जो कि इंडिया को फेस करना है। तो ये बेसिकली हमारा एससीओ हो जाएगा। होपफुली आपको ये आर्टिकल क्लियर है।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है होम एंड वर्ल्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से इतना रेलेवेंट नहीं है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा क्यों ऐसे के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल थीम क्या है? रिसेंटली NCERT का जो करिकुलम है, NCERT ने उसे चेंज किया है और जो नया करिकुलम है उसको इंडियनाइज करने की कोशिश की गई है। उसी के अगेंस्ट में कुछ आर्गूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल की शुरुआत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम की कुछ लाइनें हैं और मुझे 100% श्योर है कि आपने ये लाइनें अपने स्कूल ईयर्स में ज़रूर सुनी होगी। क्या है लाइन? पढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजेस एंड हैंस two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। अब इस लाइन को मैं आपकी जगह होता तो तुरंत नोट्स में लिख लेता। मुझे लगता है कि यार ये लाइन ना ऐसे में कहीं पर भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सुना है तो ये क्या कह रहा है कि मैंने वो रोड चूज़ की जो कि लेस ट्रेवल्ड थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ चुना और उसी ने सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। अब इस तरह के ऐसे आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में इस पोयम को रट करके लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके थ्रू मिल सकते हैं। ठीक, तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, इससे इसने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ये हमने कभी ना कभी अपनी NCERT's बुक में पढ़ा है। लेकिन रिसेंटली जो NCERT का करिकुलम है उसे चेंज किया गया है और उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो करिकुलम होना चाहिए वो रूटेड इन इंडियन एंड लोकल कंटेक्स्ट एंड इथोस के ऊपर होना चाहिए। इसलिए अब पोयम, ऐसे, स्टोरीज उन लोगों की फीचर्स की जा रही है जो कि इंडिया के बेस्ट नोन राइटर्स हैं, जैसे कि SI फारूकी, सुधा मूर्ति एंड अदर्स। इट ऑफर स्टूडेंट्स अ ग्लिम्स ऑफ द हेट्रोजेनिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो बेसिकली जो करिकुलम है उसे इंडियनाइज किया जा रहा है, बट इन लीविंग आउट इंटरनेशनल राइटर्स लार्जली इट डज यंग पीपल अ डिससर्विस, इट रॉब देम ऑफ अ विंडो टू अ वाइडर वर्ल्ड। अगर हम इंटरनेशनल राइटर्स को छोड़ देते हैं तो हम अपने जो यंग पीपल हैं उनके साथ डिससर्विस कर रहे हैं, उनके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कि वो वाइडर वर्ल्ड व्यू जान सकें, वो नहीं जान पाएंगे अगर हम इंटरनेशनल राइटर को पूरी तरीके से करिकुलम में हटा देते हैं। टू एक्सपोज स्टूडेंट टू वाइब्रेंट करिकुलम डेट एनकरेज क्यूरियोसिटी, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्ट एज अ स्प्रिंग बोर्ड to the lives and experience of those both culturally and geographically like and unlike themselves, for that merely made in India literature is not enough। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो करिकुलम हो वो वाइब्रेंट हो, जिसके थ्रू हम बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी एनकरेज कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस कर सकें, और उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस हैं यहाँ के और बाहर के लोगों के, अगर ये सारी चीज़ें हम उन्हें देना चाहते हैं, एक ब्रॉडर व्यू देना चाहते हैं इन द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जो इंडियनाइज लिटरेचर है वो सफिशिएंट नहीं है, इंडिया मेड इन इंडिया लिटरेचर सफिशिएंट नहीं है। तो हमें ओवरऑल जो है ब्रॉडर व्यू लेके चलने की ज़रूरत है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक, मेन हमारे लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, उसे लिखेंगे और ऐसे में इस्तेमाल भी करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।